सिंथेसिस एंड सिंथेसिस की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपको कुछ क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी कड़ी में आज हम यूनिट नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट नंबर सेकंड किया था और यूनिट नंबर सेकंड को हमने दो पार्ट में कवर अप किया हुआ है। आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे ये लेक्चर, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं। और उम्मीद यही रहेगी कि आपके जो एग्ज़ाम जो कि थोड़ा जल्दी इस बार आ गए हैं एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उस हिसाब से आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा और ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको अच्छे से देख के एक समझ अपनी बना लीजिएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। प्रॉपर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, आपकी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल ही है और ये कोर सब्जेक्ट है आपका, है ना। तो थोड़ा सा फोकस करके और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं उनके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन स्लाइड या इन पीपीटी के माध्यम से जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के पीवाई क्यूज हैं। प्रीवियस ईयर पीवाई क्यूज मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके आईक्यू लेवल को, आपकी मेंटलिटी को, आपके सोचने समझने की क्षमता को चेक कर रहा होता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा, मेथड कभी नहीं बदलेगा, स्टेप कभी चेंज नहीं होंगे। तो आपको बेसिक समझ बनानी है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सेम एज यूजुअल रिपीट हुआ तो आपका अच्छा गुड लक है, एज यूजुअल आपको आंसर भी पता होगा। लेकिन अगर एज इट इज रिपीट नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आप सभी सवाल जो भी इस यूनिट से पूछे जाते हैं उनको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ओवरव्यू है, ऑलरेडी आप सभी को पता है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। यूनिट नंबर 5 के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क सिंथेसिस। तो नेटवर्क सिंथेसिस एक्चुअल में क्या होता है आगे हम इसको देखेंगे ना। इस पूरी यूनिट के पार्ट ए को जो हम कवर करने जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, और देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलसी फंक्शन की। देन हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आरसी फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आरएल फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स, और कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर्स। एलिमेंट्स कहें तो भी ठीक है और फिल्टर कहें तो भी ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो एलिमेंट्स के नाम से मेंशन है टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि 2 मार्क्स में सवाल बना था, ये मैं प्रीवियस ईयर जो यानी फोर्थ सेम में अभी अभी जो सेमेस्टर हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं सारे। तो आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी पूछी गई है। एक फंक्शन आपको दिया गया है, उसकी फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पूछी गई है। एक और फंक्शन दिया गया है आपको, उसमें फोस्टर सेकंड फॉर्म पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखेंगे explain the frequency response analysis and transfer function of the passive low pass filter and high pass filter। तो जो लास्ट वाला ब्लॉक डायग्राम है वहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, और ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपके 7 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से, और सभी को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क सिंथेसिस। अगर हम नेटवर्क सिंथेसिस की बात करें, पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो यूनिट है आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। पहले हम देखेंगे नेटवर्क सिंथेसिस। तो नेटवर्क सिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका सिलेबस है इस यूनिट का जो मैं कवर करके लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव रियल फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आपने अभी अभी देखा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी कभी आपसे एलसी आरसी फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है कभी कभी।
एक आध बार आया हुआ सवाल है, तो 2 मार्क्स में यहाँ से सवाल बनता है ये। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो आपकी फोस्टर फॉर्म है, क्योर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म, फोस्टर में फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म, यहाँ से हमेशा एक 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो न्यूमेरिकल 7 मार्क्स के बनते हैं। यहाँ से बनेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका ये जो फिल्टर वाला पार्ट है, यहाँ से बनेगा, जहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में। और मेनली जो बनेगा यहाँ से, थ्योरी का पार्ट भी अगर बनता है, तो व्हाट इज एक्टिव फिल्टर, व्हाट इज पासिव फिल्टर, फिल्टर का इंट्रोडक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये आपसे प्लॉट करवा लेता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ से 7 मार्क्स का एक सवाल बनेगा, यानी बी पार्ट से 7 मार्क्स का एक सवाल बनेगा। कभी कभी 2 मार्क्स का एक सवाल यहाँ से पूछता है। यहाँ से ये जो पहला वाला पार्ट है, जिसे हम कह रहे हैं नेटवर्क सिंथेसिस, यहाँ से आपसे हमेशा एक 2 मार्क्स का सवाल और 2 7 मार्क्स के सवाल, 2 7 मार्क्स के सवाल हमेशा बनते रहे हैं। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू द पॉइंट हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती रही हैं और कैसे कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये इस यूनिट का ओवरव्यू था। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेटवर्क एनालिसिस की। व्हाट इज नेटवर्क एनालिसिस? तो एक लाइन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर मैं सिंपली आपको कहूँ, इन ए नेटवर्क वी एनालाइज ए गिवन सर्किट यूजिंग द डिफरेंट सर्किट एनालाइजिंग टेक्निक। इसका मतलब किसी नेटवर्क को एनालाइज करना डिफरेंट प्रकार की सर्किट टेक्निक अप्लाई करके, ये हमारा नेटवर्क एनालिसिस कहलाता है। डिफरेंट प्रकार की सर्किट टेक्निक्स के बारे में क्या समझते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक नेटवर्क आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि मैश एनालिसिस अप्लाई करिएगा। सपोज करिएगा ये एक नेटवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक नेटवर्क है, यहाँ कोई सोर्स लगा हुआ है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा है। देन देखिए, एक नेटवर्क है, आपसे कहा गया है मैश एनालिसिस की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करिएगा। तो ये जो किसी नेटवर्क को आप डिफरेंट टेक्निक लगा के एनालाइज करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये कहलाता है नेटवर्क एनालिसिस। बट अगर मैं बात करूं नेटवर्क सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस क्या होता है? तो सिंथेसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको पहले से फंक्शन पता होगा और नेटवर्क आपको बनाना होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक फंक्शन आपको दे दिया गया है, जैसे आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक फंक्शन दिया गया है, एफ एस दैट इज इक्वल टू आर एस अपॉन ई एस। तो एक फंक्शन गिवन है, इस गिवन फंक्शन की हेल्प से आपको नेटवर्क डिजाइन करना है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, उसे हम नेटवर्क सिंथेसिस करना कहते हैं, यानी नेटवर्क को डिजाइन करना कहते हैं। तो दो चीजें हम देख पा रहे हैं यहाँ से। नेटवर्क को हमने एनालाइज किया था यूनिट सेकंड में, अब हम नेटवर्क को सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज का मतलब है ऑलरेडी रिलेशन हमें दे दिया जाएगा और नेटवर्क का सर्किट बना के हमें दिखाना है एक तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम नेटवर्क सिंथेसिस बुलाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए नेटवर्क करस्पॉन्डिंग टू ए गिविंग ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एडमिटेंस। यानी किसी ड्राइविंग पॉइंट के ऊपर उसका इम्पीडेंस और एडमिटेंस फाइंड करना करस्पॉन्डिंग नेटवर्क का, यही कहलाता है नेटवर्क सिंथेसिस। तो यही बात मैंने अभी बताई है। कोई आपको इक्वेशन की फॉर्म में आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपसे नेटवर्क डिराइव करवा रहा है, उसका एडमिटेंस, उसका इम्पीडेंस आपसे डिराइव करवा रहा है, यानी एक तरीके से नेटवर्क आपसे बनवा रहा है, तो इसको हम बुलाते हैं नेटवर्क सिंथेसिस। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि व्हाट इज नेटवर्क सिंथेसिस। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ भी है और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकता है। व्हाट इज पॉजिटिव रियल फंक्शन? पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव रियल फंक्शन? किसी भी पॉजिटिव रियल फंक्शन की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है? तो ओवरऑल 5 कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं वन बाय वन करके इनको रीड आउट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल,
एफ एस शुड बी गिवन रियल वैल्यू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एस, वेयर व्हाट इज एस। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, एस जो है वो आपका लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट किया हुआ फंक्शन है, ठीक है। और यानी हम जो बात यहाँ पे करेंगे ना, वो फ्रिक्वेंसी डोमेन की नहीं करेंगे, हम लाप्लास डोमेन की करेंगे। तो कोई फंक्शन एफ एस है आपके पास, एस के सभी मानों के लिए उस फंक्शन का मान हमेशा रियल वैल्यू ही मिलना चाहिए। पहला पॉइंट ये बात कह रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है फंक्शन शुड बी हर्विज पोलिनोमियल। जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा वो पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाएगा अगर वो फंक्शन हर्विज पोलिनोमियल की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो। तीसरा पॉइंट, एफ एस शुड बी पोजेस सिंपल पोल्स एंड द रेसिड्यूज शुड बी रियल एंड पॉजिटिव। एफ एस जो है उसके पोल सिंपल होने चाहिए। जब भी हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एफ एस के पोल सिंपल होने चाहिए, और रेसिड्यूज जो है वो रियल आनी चाहिए और पॉजिटिव आनी चाहिए। रियल पार्ट ऑफ एफ जे ओमेगा ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन मुझे दिया गया है उसका जो रियल पार्ट है, आप रियल पार्ट को ऐसे समझ सकते हैं, एफ जे ओमेगा का जो मान है इसको हम रियल पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मान हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। एट ओमेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी कंडीशन क्या है, किसके ऊपर ऐसा होगा, जब ओमेगा का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तब ये रियल पार्ट की वैल्यू हमेशा इस तरीके से वेरीफाई होगी। एंड लास्ट पॉइंट इज इफ एफ एस इज इक्वल टू एम वन एस प्लस एन वन एस अपॉन m2s plus n2s, then the condition for a function to be positive real, अगर फंक्शन मेरा डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है तो उस टाइम जो मेरी पॉजिटिव रियल फंक्शन की कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंडीशन होगी m1 into m2 minus n1 into n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर मैं ऐसा ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, वेयर m इज द इवन डिग्री टर्म्स एंड n इज द ऑड डिग्री टर्म्स। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा m और n हमारे क्या कहलाते हैं, तो m हमारे इवन डिग्री टर्म्स कहलाते हैं और n हमारे ओड डिग्री टर्म्स। अभी बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें अभी आप फॉर्मूले के टर्म्स में देख रहे हैं ये थोड़ी कम समझ आ रही होंगी, जब एक न्यूमेरिकल हम कंसीडर करेंगे तो व्हाट इज m1, व्हाट इज m2, व्हाट इज n1, व्हाट इज n2, हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव रियल फंक्शन की कंडीशन ये पांचों हैं, अगर वो इन पांचों में से कंडीशन, इन पांचों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे, कोई सी दो भी अगर फुलफिल कर देता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा है, पॉजिटिव रियल फंक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन की। जैसा कि आपने देखा था एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, व्हाट इज पॉजिटिव रियल फंक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो वो पहला ही सवाल जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अ, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एफ एस आर हार्विज पॉलिनोमियल। अगर मेरा फंक्शन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब है अंश अपॉन हर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों ही फंक्शन, दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन है एफ एस और वो दिया हुआ है आपका एस स्क्वायर प्लस टू एस, और यहाँ दिया हुआ है सपोज करिएगा एस प्लस के फाइव, इस तरीके से अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होंगे, हर्विज पोलिनोमियल होने चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पावर ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी उसमें वन का डिफरेंस होना चाहिए। न्यूमेरिकल में देखेंगे जैसे अभी आप देख पा रहे थे, मैंने ऊपर लिया था एस स्क्वायर प्लस टू, नीचे लिया था एस प्लस फाइव, तो आप देखेंगे दोनों में अंतर कितने का था, एक में टू था और एक में वन था। तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितना है, एक का। तो यूनिटी का अंतर होना चाहिए हाईएस्ट पावर में हमेशा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है इफ एफ एस इज पॉजिटिव रियल फंक्शन, अगर हम ये कहें
कि एफ एस एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है, देन रेसिप्रोकल ऑफ एफ एस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड रियल फंक्शन। इसका मतलब अगर एफ एस एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल निकालूं, रेसिप्रोकल आप समझ रहे होंगे, 1/f निकालूं, तो उसका मान भी क्या होना चाहिए, उसका मान भी पॉजिटिव और रियल फंक्शन ही होना चाहिए। और प्रॉपर्टी नंबर 4, द समेशन ऑफ टू और मोर पॉजिटिव रियल फंक्शन is also a positive real function, but in difference it may not be positive real function। मतलब अगर मैं दो पॉजिटिव रियल फंक्शन को सम करूं तो उनका सम हमेशा पॉजिटिव रियल आना चाहिए, लेकिन अगर दो पॉजिटिव रियल फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं, यानी उनका डिफरेंस निकालूं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव रियल आएगा या नहीं आएगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है पॉजिटिव रियल फंक्शन की, जिनको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है, और यहाँ से बार बार आपका सवाल बनता रहा है। 2 मार्क्स में, कभी 3.5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट, जहाँ से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है? तो दो कैटेगरी है, इन दो कैटेगरी के आधार पे हम ऐसा चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव रियल है या नहीं है। पहला कैटेगरी है डिनोमिनेटर डीएस शुड बी हर्विच। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया जाएगा दिए हुए फंक्शन की, वो क्या होना चाहिए, हर्विच होना चाहिए। अब हर्विच की क्या कंडीशन है, बार बार हम हर्विच पोलिनोमियल एक तरीके से बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हर्विच पोलिनोमियल क्या होता है, ये ऑलरेडी कुछ लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा होगा जो लेटरल एंट्री से आए हैं। नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे कि हर्विज पोलिनोमियल फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होता है, या हम किस फंक्शन को हर्विज पोलिनोमियल फंक्शन बुलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ भी मैंने एक दो न्यूमेरिकल कवर किए हुए हैं हर्विज के लिए, तो किसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन हर्विज है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे कि कंडीशन हमने देखी थी कि m1 × m2 माइनस n1 × n2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ओमेगा। या तो ये दूसरी कंडीशन वेरीफाई, पहली कंडीशन तो हो ही जाए कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हर्विच होना चाहिए। दूसरी है m1 × m2 माइनस n1 × n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ओमेगा। और करके एक पॉइंट और लगा हुआ है, फंक्शन में s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करिएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करिएगा। नाउ चेक रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, और उसके बाद आप देखेंगे कि फंक्शन का जो रियल पार्ट है हमेशा 0 से बड़ा आता है और पॉजिटिव आता है ओमेगा की सभी वैल्यूज के लिए। तो आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, एफ एस दैट इज इक्वल टू 2s² प्लस 2s+1 s³ प्लस 2s² प्लस s+2। चेक फॉर द पॉजिटिव रियलनेस। इस फंक्शन की पॉजिटिव रियलनेस हमें चेक करनी है। नाउ हाउ वी कैन चेक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होगा फंक्शन का, उसको हम चेक करेंगे कि वो डिनोमिनेटर हर्विच है या नहीं है। तो हर्विच चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर को अलग लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि हर वाला हिस्सा सवाल का क्या है, s³ प्लस 2s² प्लस s+2। आप देख रहे होंगे मैंने अलग से उसको लिख लिया है पहले। पॉजिटिव रियलनेस चेक करने के लिए ये फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला हिस्सा था, मैंने उसको अलग से लिख दिया डिनोमिनेटर वाले हिस्से को, s³ प्लस 2s² प्लस s+2। हम इसकी हर्विज कंडीशन चेक करेंगे। तो हर्विज कंडीशन क्या होती है, एम एस। व्हाट इज एम एस? तो एम एस होती है हमारी इवन टर्म्स। एम एस क्या कहलाती है, इवन टर्म्स, और एन एस क्या होती है, ओड टर्म्स। तो आप देखेंगे अ, इस फंक्शन के अंदर इवन टर्म्स कौन कौन सी है, 2s² और प्लस के 2। यहाँ पे एस नहीं है, एस ना होने का मतलब है एस की पावर 0। तो एस की पावर 0 दैट मीन्स
वन बना, तो ये कैसा नंबर हुआ, एक तरीके से आपका इवन नंबर ही है। नाउ अगर मैं ओड नंबर की बात करूं तो एस क्यूब और प्लस एस, एस की पावर कैसी है, ओड नंबर है। तो एम होता है इवन नंबर का समेशन, और एन एस होता है ओड नंबर का, जो भी आपकी इस डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में दी हुई है। अब करना क्या है, हमेशा जो आपका इवन नंबर होता है उससे आप अपने इस इवन नंबर वाली टर्म्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। डिवाइड करने का मेथड कुछ अलग है, वो सिंपल मेथड नहीं है जो ऑलरेडी हम अप्लाई करते चले आ रहे हैं। डिवाइड करने का क्या है मेथड, देखेंगे। दिस इज आर टू एस स्क्वायर प्लस टू, एम एस वाली टर्म्स, इसको इससे डिवाइड करना है एस क्यू प्लस एस वाली टर्म्स को, तो डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, टू एस स्क्वायर प्लस टू, और मुझे बनाना क्या है, एस क्यू बनाना है। तो मैं क्या काम करूं, या क्या फंडा मैं अप्लाई करूं। पहली बात तो ये है कि एस स्क्वायर तो यहाँ पे है ही है, लेकिन साथ में टू का मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ टू का मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, और जो मेरा एस है उसके साथ में क्यूब की टर्म चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको तो डिवाइड में भेज दो, और क्यूब बनाने के लिए एस का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यानी कि जो वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, जो फंक्शन मुझे मिलेगा, क्वोशिएंट जो मिलेगा, दैट इज एस बाई टू। एस बाई टू से अगर मैं इस टर्म्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी एस क्यूब प्लस टू में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एस ना, टू से टू कट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से फिर से वही क्या, कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इसको, ये प्लस एस क्यू माइनस एस क्यू, तो आप देख रहे हैं कट जाएगा, और यहाँ से ये पूरा ही कट जाएगा। तो जब कभी ऐसा हो कि पहली ही टर्म्स में आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ब्रेक हो जाए, तो आप क्या काम करेंगे, आप जो आपका एम एस है, आप जो आपका एम एस है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू मिलेगी। जैसे फंक्शन है टू एस स्क्वायर प्लस टू, अगर ये टर्म्स पहली बार में ही पूरी पूरी कट गई तभी ऐसा करना है, अगर नहीं कटी तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन करते चले जाएंगे। मैं सवाल लूंगा इसका भी आगे कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कैसे होता है। मैंने पहला ही सवाल ऐसा लिया हुआ है जहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है कि अगर नहीं बनेगा, नहीं होगा, तो कैसे करना है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन आएगा इसका फोर एस। अब इस फोर एस से आप जो बची हुई टर्म्स है आपकी, कौन सी टर्म्स है, दिस इज योर टू एस स्क्वायर और प्लस टू, इस टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो फोर एस से डिवाइड करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म्स आई है उससे डिवाइड करेंगे, दैट इज योर फोर एस टर्म्स। कैसे हुआ है भाई, टू इधर आ जाएगा, फोर हो जाएगा, एस की पावर में से एक घट जाएगा, कांस्टेंट टर्म से जीरो हो जाएगा, तो खाली फोर एस बचा। फोर एस से डिवाइड करेंगे इस टर्म्स को, टू एस स्क्वायर वाली टर्म्स को। तो देखो मुझे बनाना है टू एस स्क्वायर, कैसे होगा, एस बाई टू से कर देता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई। तो जैसे ही करूंगा तो ये बन जाएगा टू एस स्क्वायर, एंड नाउ दूसरी कोई टर्म्स तो है नहीं, तो खाली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगी, और प्लस टू आ जाएगा। अब प्लस टू यहाँ आया, अभी देखिएगा अब जीरो नहीं हुआ है, डायरेक्ट कटा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये वाली जो हमारी टर्म्स है, जिससे हम पहले भाग कर रहे थे, उसको कहाँ रखेंगे, भाग वाली जगह में रखेंगे। हमेशा ऐसा करते चले जाएंगे जब तक पूरा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन हमें नहीं मिलता। तो फिर हम इसको टू से डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड होगा, क्या बनाना, फोर एस बनाना है, तो टू एस से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एस बन जाएगा। तो टू टू जा फोर एस, अब ये पूरी तरीके से कट गया है। अब अगर आप देखें तो डिवाइड करने के बाद जितने भी क्यूसेंट टर्म मेरी आ रही हैं, सभी पॉजिटिव हैं और रियल है, सभी पॉजिटिव हैं और रियल है। तो ऑल द क्यूसेंट आर पॉजिटिव, हेंस द फंक्शन इज हर्विच। कैसे पता लगता है कि फंक्शन हर्विच है, अगर डिवाइड करने के बाद, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन करने के बाद सभी क्यूसेंट के मान पॉजिटिव आए, तो फंक्शन हमारा हर्विच है। तो पहली कंडीशन हमें पता लगी कि हर्विच कब होता है, सारे क्वोशंट का मान पॉजिटिव आना चाहिए, किसी का भी मान कंटिन्यूअस फ्रैक्शन करते हुए नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पहली कंडीशन। देन अब दूसरी की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन इज दैट हम M1 और M2 वाली टर्म्स कंसीडर करेंगे। नाउ M1 इज
2s² प्लस, यानी अब हम नोमिनेटर वाली टर्म्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर पे काम किया, अब हम काम करेंगे नोमिनेटर वाली टर्म्स की। तो m1 दैट इज इक्वल टू 2s² प्लस 1 एंड n1 दैट इज इक्वल टू 2s। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो आपकी m1 है वो क्या है, इवन टर्म्स है, और n1 क्या है, ऑड टर्म्स। नाउ m2 दैट इज इक्वल टू 2s² प्लस 2, फंक्शन से ही ली हुई टर्म्स हैं, कहीं अलग से नहीं उठाई हैं। एंड n2 दैट इज इक्वल टू s³ प्लस s। नाउ हमें एक कंडीशन पता है, कंडीशन होती है m1 इंटू m2 माइनस n1 इंटू n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मैंने वहां रख दी वो वैल्यू। नाउ m1 का मान भी मेरे पास है और n2 का मान भी मेरे पास है। m1 m2 n1 n2 दोनों मान मेरे पास है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन में। पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आप देख पा रहे होंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आएगी। इक्वेशन आ रही है 2s का पावर 4 प्लस 4s² प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जब मैंने इन सभी वैल्यू को रखने के बाद इसको ओपन किया, यानी इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की, तो मुझे एक वैल्यू मिला s दैट इज इक्वल टू j। वैल्यू मिला 2s का पावर 4 प्लस 4s² प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है s दैट इज इक्वल टू j। जैसे ही मैं इसकी जगह जे ओमेगा पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा 2j की पावर 4 प्लस के 4j² प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अभी देखिएगा, आपको पता है कि j² का मान -1 होता है, लेकिन क्योंकि पावर 4 है तो इट इज ऑलवेज विल बिकम पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है ना, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो j² का मान -1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने माइनस लिखा हुआ है, माइनस के 4 ओमेगा स्क्वायर और प्लस के 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा के सभी मानों के लिए, ओमेगा के सभी पॉजिटिव मानों के लिए ओमेगा का मान 0 से बड़ा है और या फिर 0 के बराबर है। कैसे पता लगा? आप पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या रखें, देखिए ओमेगा के सभी पॉजिटिव मानों के लिए, तो मैंने कहा कि ओमेगा की जगह अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओमेगा की जगह 0 पुट किया। तो जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये सब तो 0 बन जाएंगे, बट 2 बचेगा। तो क्या बच रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू है इसकी क्या बन रही है, ग्रेटर देन बन रही है किससे, 0 से, क्योंकि 2 तो बड़ा है ना 0 से। दूसरे केस में आप 1 पुट कर दीजिएगा, जब आप ओमेगा की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे 2 -4 और प्लस 2। तो 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 4 और -4, +4 और -4 कितना बन जाएगा, ये इट इज ऑल्सो बिकम 0। तो यही तो कंडीशन है, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो ये भी वेरीफाई हो रही है। तीसरी कंडीशन में आप ओमेगा की जगह क्या रख लीजिएगा, एक बार 2 रख के देख लीजिएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज विल बिकम ग्रेटर देन 0। इसका मान फिर से क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स है ना, ये हमेशा ग्रेटर आएगी इस वाली टर्म से, और माइनस कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, और उसमें हमेशा 2 ऐड हो रहा होगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी क्या नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से हमें पता लगा कि हमारा ये जो फंक्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही हैं, तो हम नीचे लिखेंगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा, omega is always greater than and equal to 0, function is always positive, both condition are satisfied, hence the function is PRF, that means positive real function। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। एक और चीज है कि सर ये m1 m2 और n1 n2 कहाँ से आ गए हैं, तो सवाल को देखिएगा, सवाल में दिए हुए हैं। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। और ये m1 और n2 या m और n क्या होते हैं, ये इवन और ओड टर्म्स होते हैं। m आपके इवन टर्म्स हैं और n आपके ओड टर्म्स हैं। और ये दोनों हैं, ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होते हैं। तो यहाँ जो ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों टर्म से कंसीडर किए गए हैं, m1 और n1। यानी कि नॉमिनेटर टर्म से m1 का मान आया 2s² प्लस 1 और n1 का मान आया 2s। और डिनोमिनेटर टर्म से m2 का मान आया 2s² प्लस 2 और n2 का मान आया s³ प्लस s। वहां से ये वैल्यू निकली है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर।
एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, पूछा गया है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। ये 2023-24 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एफ एस इज इक्वल टू 2s+4/s+5, चेक द पॉजिटिव रियलनेस ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी पॉजिटिव रियलनेस हमसे चेक करवा रहा है। तो कंडीशन क्या है, देखेंगे यहाँ पे पावर दोनों की बराबर हो गई है, तो जब दोनों की पावर बराबर हो जाए तो सीधा आप देख लीजिएगा कि जो पोल्स हैं और जो जीरोज हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो पोल्स कैसे निकलते हैं, पोल्स पोल्स होता है डिनोमिनेटर और जीरोज होते हैं नोमिनेटर वाले। यानी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दे रखी है उसे जीरो के बराबर रख देंगे, तो पोल्स मिल जाएंगे। नोमिनेटर में जो टर्म्स दे रखी है उसे जीरो के बराबर रखेंगे तो जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चेक करेंगे अगर, तो आपको पता लगेगा कि पोल्स और जीरोस जो है वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही मान नेगेटिव आएंगे। देख पा रहे होंगे, s+5 इजिकल टू जीरो रखेंगे तो s बराबर -5, और s2s+4 बराबर जीरो रखेंगे तो s बराबर -2। तो दोनों ही कहाँ चले गए हैं, लेफ्ट हाफ में चले गए हैं। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, m1 m2 वाली। तो m1 का मान है यहाँ पे क्या, 4, और n1 का मान है 2s। कैसे पता लगता है, इवन और ओड टर्म्स, m हमारी इवन टर्म्स कहलाती है और n हमारे ओड टर्म्स कहलाते हैं। तो इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी इवन और ओड टर्म्स है उनको लिखेंगे। m1 हमारी 4 है, n1 हमारा 2s है, नोमिनेटर की बात कर रहे हैं। m2 हमारा 5 है और n2 हमारा s है। देख रहे होंगे आप यहाँ से। नाउ इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारी m1 × m2 -n1 × n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो पहले वैल्यू रख लेता हूँ, देखता हूँ ग्रेटर आ रही है या नहीं आ रही। मैंने वैल्यू पुट किया, 4 × 5 -2 s इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। 5 × 20 -2s² ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। नाउ पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा, s की जगह j ओमेगा रखेंगे। जैसे j ओमेगा पुट करेंगे तो 20 - 2 j ओमेगा² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। j ओमेगा² का मान क्या होता है, j² का मान -1 होता है, तो वैल्यू बच जाएगी 20 + 2 ओमेगा² 20 + 2 ओमेगा² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। अब देखिए इसमें ओमेगा की जगह कुछ भी पुट कर दीजिएगा, सभी मान पॉजिटिव आएंगे, कोई भी नेगेटिव आपका नहीं आएगा। क्यों, जीरो रखूंगा तो 20 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, तब भी पॉजिटिव ही आएगा, 2 रखूंगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हो गया, पता लग गया मुझे, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा के सभी पॉजिटिव मानों के लिए omega is always greater than and equal to zero. Function is positive, hence it is a positive real function. तो आई होप आपको इन दोनों न्यूमेरिकल को देखने के बाद पॉजिटिव रियल फंक्शन के ऊपर एक समझ बन गई होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसी इमिटेंस फंक्शन। हम इमिटेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एलसी इमिटेंस फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ ओड टू इवन और इवन टू ओड पोलिनोमियल। तो एलसी इमिटेंस फंक्शन हमेशा क्या होगा, इवन और ओड पोलिनोमियल का रेशियो होगा, पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं इमिटेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो इवन और ओड पोलिनोमियल का जो रेशियो है इट इज ऑलवेज एलसी इमिटेंस। द पोल्स एंड जीरोस आर सिंपल। एलसी इमिटेंस फंक्शन के जो पोल्स होंगे, जो जीरोस होंगे वो सिंपल होंगे। there are no multiple poles or zeros either at origin or infinity or at any point। ना तो पोल्स एक से ज्यादा बार आ रहे होंगे, जैसे मैं एक से ज्यादा बार का मतलब क्या है, अगर 1 है तो 1 2 बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा। 2 है तो 2 एक ही बार आएगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा। ऐसे ही जीरो में भी होगा, जीरोस के अंदर भी होगा, मल्टीपल टाइम्स जीरोस भी नहीं आने चाहिए। एट ओरिजिन और इन्फिनिटी, ओरिजिन के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं, मल्टीपल टाइम से नहीं आने चाहिए और एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट या तीसरी प्रॉपर्टी, द पोल्स एंड जीरोस आर लोकेटेड ऑन द जे ओमेगा एक्सेस ओनली। पोल्स और जीरोस जो होंगे वो आपके जे ओमेगा एक्सेस यानी इमेजिनरी एक्सेस पे ही लाई करेंगे। द पोल्स एंड जीरोस alternate each other on the j omega axis, there are no consecutive poles or zeros on the j omega axis। मतलब पोल्स और जीरोस जो है वो ऑल्टरनेट होंगे जो ओमेगा एक्सेस पे, ऐसा नहीं होगा कि दो पोल्स लगातार आ जाएं, एक पोल आएगा एक जीरो आएगा,
फिर एक पोल आएगा, फिर एक जीरो आएगा, यानी ऑल्टरनेट वे में जे ओमेगा एक्सेस पे पोल्स और जीरोस आपके होने चाहिए। ऐसा हमेशा एलसी एमिटेंस फंक्शन के अंदर होगा। पांचवा पॉइंट है, द इमेजिनरी पोल्स एंड जीरोस अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। अगर आपका इमेजिनरी पोल्स और जीरोस आ जाते हैं तो वहां पे हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पेयर बनेगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी डिफर बाई यूनिटी। बता दिया था मैंने अभी अभी आपको, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होंगी उसमें हमेशा यूनिटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एलसी इमिटेंस फंक्शन नहीं है फिर। और लास्ट है, द लोएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी डिफर बाय यूनिटी। जो लोएस्ट पावर होंगी उसमें भी वन का ही डिफरेंस होना चाहिए। हाईएस्ट में भी वन का डिफरेंस होना चाहिए, लोएस्ट में भी वन का डिफरेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 3.5 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं किसी भी अ, अभी जो हमने सवाल किए हैं उनमें से किसी में एक सवाल दे देगा, एक प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो इस तरीके से पूरा 7 मार्क्स का सवाल बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी क्या होती है एलसी एमिटेंस प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आरसी इम्पीडेंस और आरएल एडमिटेंस फंक्शन की। दोनों एक ही कहलाती हैं, आपसे आरसी इम्पीडेंस पूछे या आरएल एडमिटेंस फंक्शन पूछे एक ही बात है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, द पोल्स एंड जीरोस आर सिंपल, देर आर नो मल्टीपल पोल्स और जीरोस आइदर एट ओरिजिन और इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट। द पोल्स आर जीरोस आर लोकेटेड ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस। पहली बात तो सेम है जो उसमें भी होती है, एलसी में भी होती है इमिटेंस फंक्शन में। दूसरा अलग है, दूसरा क्या है, पोल्स एंड जीरोस आर लोकेटेड ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस। वहां पे इमेजिनरी एक्सेस पे लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रियल एक्सेस पे लाई करेंगे पोल्स और जीरोस जो होंगे। द पोल्स एंड जीरोस ऑल्टरनेट ईच अदर ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस। अंतर क्या होगा, पोल्स और जो जीरोस हैं वो नेगेटिव एक्सेस पे होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। ऑल्टरनेट का मतलब है एक पोल आएगा एक जीरो आएगा, एक पोल आएगा एक जीरो आएगा, इस तरीके से चलेंगे। फोर्थ पॉइंट है, द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ जेड एस गिव्स द रेजिड्यूज विच आर ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे किसी भी इम्पीडेंस फंक्शन का, तो उसकी जो रेजिड्यूज होगी वो ऑलवेज रियल होगी और पॉजिटिव होगी। देर इज नो पोल लोकेटेड एट इन्फिनिटी, कोई भी पोल इन्फिनिटी के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। और छठा पॉइंट है, देर इज नो जीरो एट द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर कोई भी जीरो लाई नहीं करेगा, ना कोई पोल, पोल लाई कर सकता है, जीरो कोई भी लाई नहीं करेगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आरसी इम्पीडेंस और आरएल एडमिटेंस फंक्शन की, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती रही है। देन हम बात करेंगे अ, आज के लेक्चर के जो ब्लॉग है उसके लास्ट टॉपिक की, जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ फिल्टर कौन कौन से होते हैं, एक्टिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लो पास फिल्टर की। इन दिस फिल्टर द लो फ्रीक्वेंसी आर इन द पास बैंड एंड देयर हाई फ्रीक्वेंसी आर इन द स्टॉप बैंड। मतलब एन आइडियलाइज्ड लो पास फिल्टर इज शोन इन फिगर। लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जिसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी पास हो जाएगी और जो हायर फ्रिक्वेंसी होंगी वो स्टॉप बैंड के अंदर आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो भी लो पास इस पर्टिकुलर एफसी के अंडर वाली जो फ्रिक्वेंसीज है वो यहाँ से पास होने देगा, और इसके बाहर जो भी फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको स्टॉप कर देगा। तो एक ऐसा फिल्टर जो पर्टिकुलर रेंज की फ्रिक्वेंसी को पास करे उसे लो पास फिल्टर बुलाता है। हाई पास फिल्टर क्या होगा, एक ऐसा फिल्टर जो एक पर्टिकुलर रेंज से हायर फ्रिक्वेंसी को पास करे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इसकी कट ऑफ रेंज है, ये इसकी कट ऑफ रेंज है, इसका मतलब इससे हाई रेंज की जो भी फ्रिक्वेंसी है ये फिल्टर उनको पास ही नहीं करेगा, केवल इसी रेंज की फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। इसकी बात करें तो ये इस रेंज से बाहर के सभी रेंज की फ्रिक्वेंसी को पास ऑन होने देगा हाई पास फिल्टर, और इससे पीछे की फ्रिक्वेंसी को यानी लोअर फ्रिक्वेंसी को पास नहीं होने देगा, इसलिए इसे हाई पास फिल्टर बुला रहे हैं। लिखा इन दिस फिल्टर लो फ्रिक्वेंसीज आर इन द स्टॉप बैंड एंड द हायर फ्रिक्वेंसी आर इन द पास बैंड। यानी हायर फ्रिक्वेंसी को पास होने देगा, लोअर को स्टॉप कर देगा। देन बैंड पास फिल्टर, व्हाट इज बैंड पास फिल्टर,
तो बैंड पास फिल्टर में ध्यान ये रखना है कि एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसी पास होगी, और बाकी सभी, अभी आप देखेंगे यहाँ F1 है और यहाँ पे F2 है, या इसे हम कुछ FC करके कुछ भी बुला लेते हैं। तो इस इन दोनों फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसको तो ये फिल्टर पास होने देगा, यहाँ जो भी फ्रिक्वेंसी होंगी उनको तो पास होने देगा, इस इन दोनों के बीच की रेंज में जो होंगी। और इससे पहले और इसके बाद अगर कोई फ्रिक्वेंसी है तो ये उनको स्टॉप कर देगा। तो एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसी को जब कोई फिल्टर अपने अंदर से पास ऑन होने देता है तो ऐसा फिल्टर बैंड पास फिल्टर कहलाता है। देन बैंड रिजेक्ट और नोच फिल्टर, और इसी का नाम है बैंड स्टॉप फिल्टर। ये क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर देगा और उससे पहले वाली और उसके बाद वाली सभी फ्रिक्वेंसी को पास होने देगा। तो ये कहलाता है बैंड रिजेक्ट या नोच फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर। इसका मतलब आप देख रहे हैं ये जो खाली जगह वाली जगह है, इसमें जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसको तो स्टॉप करेगा, इससे पहले वाली और इसके बाद वाली सभी को जाने देगा। तो बैंड रिजेक्ट और नोच फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर पर्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करता है, बाकी सभी को जाने देता है। तो इस प्रकार का जो फिल्टर होगा वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, नोच फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर कहलाएगा। तो ये हमारे फिल्टर का एक तरीके से ओवरव्यू हुआ। यहाँ से थ्योरी का सवाल बनता है तो आपसे यही फिल्टर पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पूछे जाएंगे, तो आपको यही बताना है, डायग्राम बना देने हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है थ्योरी में जब सवाल बनेगा। नाउ एक 7 मार्क्स का पिछली बार क्वेश्चन बना था कि हाई पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स लिखिएगा और कर्व बना के बताइएगा, फ्रिक्वेंसी कर्व बनाइएगा, ठीक है। तो हम लो पास भी करेंगे और हाई पास भी करेंगे, क्योंकि आपसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है ओवरव्यू है, लेकिन पूछ लेता है दोनों में से कोई भी, हाई पास भी और लो पास भी। तो सबसे पहले जो फिल्टर हमने लिया हुआ है जिसका सर्किट डायग्राम हम ले रहे हैं, दैट इज RC लो पास फिल्टर। RC लो पास फिल्टर क्यों हम बुला रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से बनने वाला फिल्टर है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का यूज होगा। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर की हेल्प से मिलकर जो फिल्टर बनेगा उसे हम RC लो पास फिल्टर बुलाएंगे। ऐसा नहीं है हाई नहीं बन सकता, बन सकता है, बट कॉम्बिनेशन हमें बदलना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम है, जब भी पूछा जाएगा सर्किट डायग्राम जरूर बनाना है। ये इनपुट वोल्टेज हुआ, दैट इज आउटपुट, कैपेसिटर है और यहाँ लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस। द कैपेसिटिव इम्पीडेंस विल बी, अगर मैं यहाँ से कैपेसिटिव इम्पीडेंस बोलूँ तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखिएगा लाप्लास डोमेन में करेंगे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में नहीं करेंगे। तो XC का मान हो जाएगा 1/SC, एस आया है लाप्लास डोमेन के लिए। नाउ अप्लाइंग द वोल्टेज डिवीजन रूल वी गेट द ट्रांसफर फंक्शन। एक्चुअल में मुझे इस सर्किट का, चाहे वो लो पास फिल्टर हो चाहे हाई पास फिल्टर हो, जब भी सर्किट हम बनाएंगे हमें करना होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना। हम हमेशा उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करके लिख देंगे, एंड दैट्स इनफ। इतना ही हमें करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व बना के दिखा देना है। एक और बात मैं बता दूं आपको, फिल्टर के फ्रीक्वेंसी कर्व और जब आपसे पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना, जितना इसमें बताया हुआ है उतना ही करना है। एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट आपके सिलेबस में डेरिवेशन पार्ट है ही नहीं, ओवरव्यू है खाली। तो मैंने जितना कवर कर रखा है उतना सफिशियंट है। ये ना मान के चलें कि सर जो PPT में बता रहे हैं ये तो बहुत छोटा सा है। आपने डायग्राम बना दिया, ये सारी बातें वहां पे मेंशन कर दी, तो आपको डेरिवेशन में 7 में से 7 ही मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा इस बात को लेके। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने देखा XC इजिकल टू 1/SC, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। एक चीज और बता दूं, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस सर्किट का आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए सीधा सा एक रूल मुझे ये दिख रहा है कि ये एक सर्किट मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दूं तो मुझे इजीली आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने आउटपुट अपॉन मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किया तो मुझे मिला आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज इक्वल टू 1/SC, क्योंकि आप देख रहे हैं कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में हमारी आउटपुट वोल्टेज है, और कैपेसिटिव वैल्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 1/SC से। नाउ व्हाट इज इनपुट, तो इनपुट में रेजिस्टेंस भी है और ये C भी है, तो वैल्यू हो जाएगा
1/SC+R यानी नोमिनेटर में आया 1/SC और डिनोमिनेटर में आया 1/SC+R। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे SC की R में मल्टीप्लाई हो जाएगी और SC से SC कट जाएगा, तो फंक्शन क्या बचेगा, वी आउट ओवर वी आई दैट इज इक्वल टू 1/1 + के SRC। नो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। मैंने बताया था ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। किसी भी सर्किट में आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है। RC लो पास फिल्टर का क्या है, वी आउट ओवर वी आई दैट इज इक्वल टू 1/1 + के SRC। व्हाट इज एस, एस यहाँ लाप्लास डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन को नहीं, लाप्लास डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन हमेशा लाप्लास डोमेन में निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे एस डोमेन में करेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व बनाने जा रहे हैं। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हेन द आउटपुट वोल्टेज फॉल 3 dB। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब भी हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 3 dB डाउन होगी, कट होगी नॉर्मल से, तो वो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और उसके ऊपर जो रेस्पॉन्स हम डिजाइन करेंगे वो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कहलाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे सर्किट में जैसे ही -3 dB का डाउन हुआ है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो नॉर्मल से 3 dB जैसी डाउन हुआ है, तो हम उसके पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सपेक्टेड अकर्स व्हेन XC1 बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस R1। हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि XC1 का जो मान है वो R1 के बराबर है। और मुझे पता है XC1 क्या होता है, 1/2πfC1। XC क्या होता है, 1/ω_C। और ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा की जगह रख सकते हैं 2πfC ना, तो वहीं से आया है। और इंटू C1 ना, पुट किया यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/2πfC1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि XC1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, R1 पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट किया और यहाँ से इस रिलेशन से मैंने FC यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मान फाइंड किया। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2πR1C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ट्रांसफर फंक्शन क्या था, XC1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1² + XC1²। ना हो, आपको पता है XC1 की जगह क्या पुट करना है, R1, तो यहाँ पे रख दीजिएगा इसमें ट्रांसफर फंक्शन में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के। जैसे यहाँ पुट करेंगे वी आउट ओवर वी आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा R1, यहाँ R1 है ही, यहाँ भी हो जाएगा R1²। तो वैल्यू हो जाएगा, देखेंगे आप, R2R1²। नाउ R1 से R1 कट जाएगा, ये वाला यहाँ से R1 बाहर निकलेगा, 1/√2। 1/√2 का मतलब होता है 0.707। इसका मतलब जब भी 3 dB का डिक्लाइन होगा नॉर्मल से, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 0.70 की वैल्यू पे प्लॉट होगा। ये आप देख रहे होंगे 0.70 वैल्यू 3 dB पे। तो ये हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कहलाता है। तो ये तो हुआ लो पास फिल्टर के लिए। इसी प्रकार हम बात करेंगे हाई पास फिल्टर की। तो RC हाई पास फिल्टर देख लेते हैं। एक सर्किट आप देख पा रहे होंगे, अभी क्या है, सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट में आप देख रहे होंगे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड था। इसका मतलब है हाई पास बनाने के लिए रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से इंटरचेंज कर देते हैं और फिल्टर हमारा काम करता है एज एन हाई पास फिल्टर की तरह। बाकी सारी चीजें एज यूजुअल सेम है, दैट इज द इनपुट, दैट इज द आउटपुट, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज द कैपेसिटर। नाउ फिर से क्या करना है, फिर से वही चीजें करनी है। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसे हम ट्रांसफर फंक्शन को H_j⍵ या HS, HS मतलब एस की जगह आप j⍵ पुट करेंगे या एस रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो H_j⍵ दैट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या होगा, क्योंकि हम AC की एनालिसिस कर रहे हैं तो ZC ओवर
जेड आर प्लस के जेड सी, वैल्यू पुट किया जेड सी की जगह, तो वैल्यू आ गया 1/j⍵c अपॉन आर प्लस के जे 1/j⍵c। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे जब एलसीएम लेंगे तो j⍵c से तो j⍵c कट जाएगा, और आर के साथ में j⍵c का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 1/1 प्लस के आर सी इंटू j⍵। आपको पता है इस j⍵ की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, एस। लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है, इस बात को लिखा भी गया है, ट्रांसफर फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द एस डोमेन, और लाप्लास डोमेन यानी j⍵ की जगह एस पुट करेंगे तो एच एस दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस के आर सी एस। ट्रांसफर फंक्शन इन एस डोमेन या लाप्लास डोमेन ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। नाउ फिर से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेस्पॉन्स कर्व बनाएंगे। ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 हमने अभी पीछे देखी थी। नाउ यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप देख रहे होंगे 1/1 प्लस के जो हमारा फ्रीक्वेंसी का पार्ट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसको पुट किया 1/2 पाई F1 RC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है पहले से कांस्टेंट वैल्यू है। इस वैल्यू को मैंने रख दिया है क्योंकि इसी इसी F1 का मान मुझे निकालना है एक्चुअल में क्या होगा। तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ से, देख रहे हैं आप दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे, तो जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 पाई F1 RC दैट इज इक्वल टू 1। नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे F1 का वैल्यू मिलेगा F1 दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। ये वो कर्व है जो अभी अभी देखा था आपने, हमने 1/√2 का वैल्यू आया था 0.70, यानी कि 3 dB के डीके पे ये कर्व यहाँ होगा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे तो ये देखें आप यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये सीधा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये वो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है हाई पास फिल्टर का। लो पास में ये ऊपर वाली लाइन नहीं दिखाई देती, हाई पास में दिखाई देती है क्योंकि तेजी के साथ बढ़ रहा होता है फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। सो ये आज का आपका लेक्चर था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ कवर की हुई है। मैं आपको बता दूं इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम दोनों 7 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। अब जो इस यूनिट में बचा हुआ सेकंड पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही बचा हुआ है, और एक मैं वहाँ हर्विच पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, क्योंकि हर्विच के बारे में थोड़ी सी अभी कम समझ आपकी बन पाई होगी। तो हर्विच का एक ओवरव्यू मैंने यहाँ दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हर्विच पूरा कवर करूंगा, और फोस्टर की ओर फर्स्ट फॉर्म और फोस्टर की ओर सेकंड फॉर्म। तो आज के लिए लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।